और अब शिखर सम्मेलन में हम एक बेहद खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पहले वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के सुल्तान थे, लेकिन इस समय वो सिर्फ टीपू हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। अखिलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। चूंकि आज योगी सरकार के 60 दिन भी हो गए हैं और मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, 26 तारीख बेहद नजदीक भी है, तो मैं चाहूंगी 2 मिनट आप अपनी बात रखें, उसके बाद सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करूंगी। शिखर सम्मेलन के मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे भी बोलने का मौका मिला। और आपको धन्यवाद इसलिए कि सुल्तान न रहने के बाद भी आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को। 60 दिन यूपी के हो गए हों और दिल्ली के 3 साल पूरे हो रहे हों, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब 2019 में चुनाव होगा उस समय 5 साल और 2 साल ये मिलाकर के बीजेपी की सरकार को 7 साल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो 3 साल का हिसाब किताब रहा है, जहां अच्छे दिन लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं और लोगों को इतना उलझा दिया, इतना परेशानी में डाल दिया नोटबंदी के बहाने कि लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में चले आएंगे। कई लोगों को तो ये सुनते हुए मिला है कि जिसके घर के 4 अकाउंट खुले होंगे उसको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे चारों अकाउंट में। और फिर सबका विकास सबका साथ, यूपी की जनता तो देख रही है इंसानों में सबका विकास सबका साथ तो होता रहेगा, लेकिन पूरे यूपी को गाय और भैंस में बांट दिया। गाय को तो पूज रहे हैं, भैंस को कौन पूजेगा? तो सबका विकास सबका साथ कैसे संभव है? और फिर प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सबका कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम पूरा कर्ज माफ कर देंगे किसानों का। किसान बुंदेलखंड के, वेस्टर्न यूपी के, सेंट्रल, और इंतजार कर रहे हैं कि कब किसानों का कर्ज माफ होगा। और जो रुपए बताए गए हैं कि 36,000 करोड़ रुपया, 81 लाख किसानों के कर्ज माफ होंगे 1 लाख रुपए तक। हम तो हिसाबी किताब नहीं बना पा रहे हैं। 81 लाख किसान का 36,000 करोड़ रुपया माफ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 20 या 25,000 रुपया माफ होने जा रहा है। तो किसान भी परेशान है। और जो नौजवान सोच रहे थे कि नौकरी मिल जाएगी, अभी एक स्किल डेवलपमेंट वाले मंत्री गए हैं बोल करके, कम से कम वो तो बता देते कि दिल्ली सरकार ने कितनों को नौकरी दी है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्रदेश सरकारें काम करती हैं और मैं कह सकता हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में सबसे बेहतरीन काम देश में समाजवादी सरकार ने करके दिखाया था। अब वो 2 करोड़ नौजवान ढूंढ रहे हैं कि हर साल नौकरी मिलनी थी उन्हें, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली। गंगा बह रही है, कब सफाई होगी उसकी? काली नदी पूरी गंदी दिखाई दे रही है। दिल्ली की यमुना, तो आप सोच लीजिए कि नदियां कैसे साफ होंगी। और अब 3 साल में जब नहीं साफ हुई होगी तो 2 साल में नहीं हो पाएगी। हमने तो यहाँ एक एक्सप्रेसवे बनाया हो जो गाजीपुर और बलिया को जोड़ देता, वो एक्सप्रेसवे बन जाता। और मैंने कई मौकों पर कहा कि जो सड़क मैंने जोड़ी है, लखनऊ से आगरा वाली सड़क, जो चलेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा। और चुनाव में मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी अब नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनके पास समय नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार के पास समय है। तो मैं जानना चाहता हूं कि देश की सरकार ने उत्तर प्रदेश को कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है सड़क के मामले में। हालांकि कुछ काम जरूर शुरू हुआ है जो कांग्रेस पार्टी ने कभी स्वीकृत किया था, वो NHAI की सड़कें बनने लगी हैं। बिजली के क्षेत्र में समाजवादी सरकार ने बहुत काम करके दिखाया था, वाराणसी को 24 घंटे बिजली दे करके दिखाया। एयरपोर्ट कोई नया बनाया हो दिल्ली सरकार ने तो बता दें। एम्स के लिए जगह समाजवादी सरकार ने दी, वो एम्स कब बन करके तैयार हो जाएगा? यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 5 एम्स लेकर के आएंगे, तो इनको जल्दी जल्दी एम्स लाने चाहिए क्योंकि 2 साल बचा है, अब तो ज्यादा टाइम नहीं है।
अभी एक यहाँ मंत्री मैं जिनको सुन रहा था वो बता रहे थे कि देश में 4 लाख डॉक्टरों की कमी है। तो ये 4 लाख डॉक्टरों के लिए MBBS कोर्सेज कितने देंगे आप? यूपी को सबसे आगे बढ़ाना है तो कम से कम जो हमने मेडिकल कॉलेज बनाए थे आज़ादी के बाद से दुगनी सीट MBBS की कर दी थी, ये सरकार अब कितनी और सीटें बढ़ा देगी? डिजिटल इंडिया में ढूंढ रहे हैं लोग कि डिजिटल इंडिया में क्या हो। डिजिटल इंडिया के माध्यम से, और वो ATM तो बंद पड़ी है, पैसा नहीं है ATM में। अभी जो अटैक हुआ था डर करके ATM बंद हो गई, तो डिजिटल इंडिया का क्या हो रहा है? मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है? यूपी में कौन से नया कारखाना मेक इन इंडिया के माध्यम से लग गया है? और फिर कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। सहारनपुर में एक IPS को हालांकि ट्रांसफर अच्छी जगह कर दिया है, दिल्ली के करीब पहुंचा दिया है, वो खुश होंगे, लेकिन बताइए IPS का घर तोड़ दिया गया हो, उनके परिवार के लोगों को छिपना पड़ा हो, सांसद और विधायक जाकर के कब्जा कर लिए, तो ये प्रश्न लगा है। और परीक्षा भी सरकार की है। और कितनी दुखदायी घटना हुई है मथुरा की। मैं समझता हूं मथुरा की घटना बहुत ही दुखद हुई। हम तो कहते हैं कि 100 नंबर जो रिस्पांस सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया था, उससे बेहतर कोई सिस्टम हो तो हमें बता दें। और कम से कम उत्तर प्रदेश में और केंद्र सरकार अब तो दोनों एक हैं। मंत्री भी यहां बहुत बने यूपी के, इनको लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर और क्या अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं ये सोचना चाहिए। तो नदियां साफ कब होंगी उसका इंतजार हो रहा है, नौकरियां कब नौजवानों को मिलेंगी वो इंतजार हो रहा है, और जनता ज्यादा लोकतंत्र में इंतजार नहीं करती है। मैं समझता हूं बहुत सारे सवाल हैं केंद्र सरकार के ऊपर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना था उत्तर प्रदेश में, कम से कम बताना चाहिए कि नई IIT कितनी बना दी है उत्तर प्रदेश में। IIM जो मैनेजमेंट के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस हैं वो कितने आ गए यूपी में। एम्स तो अभी एक आया है, दूसरे को ज़मीन दी है, 5 एम्स और आने हैं। तो बताइए कि कब आएंगे ये एम्स? सड़कें, एक्सप्रेसवे, हमारे जैसा कितने और एक्सप्रेसवे बनेंगे? एयरपोर्ट बनाने की बात थी, टर्मिनल्स बना रहे हैं। टर्मिनल कोई एयरपोर्ट नहीं होता है। अगर 3 साल में कोई एयरपोर्ट नहीं बन पाया है, हम तो चाहते थे हिरणगांव फिरोजाबाद में एक एयरपोर्ट बन जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने हमें परमिशन ही नहीं दी। हमने जेवर की परमिशन दी, और फाइल पे देखना चाहिए बीजेपी के लोगों को कि आखिरकार जेवर का एयरपोर्ट बनाने की परमिशन किस सरकार ने दी है। ये अपने आप कहने लगते हैं कि वो जेवर का एयरपोर्ट बना रहे हैं, कम से कम फाइल देखनी चाहिए इनको कि किसने परमिशन दी और कौन रोके हुए है। तो इसलिए केंद्र सरकार को बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना है। और अब तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन गई है। हमें तो याद है कि चुनाव में बहुत बड़े वादे किए गए थे उत्तर प्रदेश को लेकर के भी। GST हमने समर्थन कर दिया है। कम से कम बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए GST से उनका आंदोलन और कितना मजबूत होगा स्वदेशी वाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वदेशी आंदोलन को खत्म करने के लिए GST बता दिया गया हो। हम तो 24 घंटे बिजली दे रहे थे उत्तर प्रदेश में, जनरेशन में काम किया है, ट्रांसमिशन में काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में काम किया है। और हम तो चाहेंगे कि वो बताएं कि उन्होंने जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में और ट्रांसमिशन में क्या काम करने जा रहे हैं। हमने सोलर एनर्जी में बहुत बेहतरीन काम किया। हमने जो ज़मीन दी केंद्र सरकार को जालौन में, वो कब सोलर प्लांट लगेगा उसका भी इंतजार है। तो जिस सरकार ने 3 साल में कोई काम न किया हो उत्तर प्रदेश में, केवल गैस सिलेंडर दिए हैं, चूल्हा दिया है, अब तो गैस सिलेंडर खाली हो गया है, अब तो कई महीने हो गए उन्हें भराना पड़ेगा। तो भराने वाला पैसा तो दिया नहीं, एक बार गैस सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया। और बनारस के लोगों को क्योटो याद आ रही है अब कि वो जो क्योटो कब बनेगी, वो जापान जैसा एक साफ सुथरा शहर। शायद बहुत सारी परीक्षा भी बीजेपी की सरकार को देनी पड़ेगी। 2 साल का वक्त और है। प्रदेश की सरकार भी उनकी है, जनता ने भरोसा किया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कानून व्यवस्था के सवाल पर असफल हुई है पूरी तरीके से सरकार। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने अपनी बात पूरी की और कई सवाल भी आपने न सिर्फ मोदी सरकार पर बल्कि योगी सरकार पर भी खड़े कर दिया। और योगी सरकार पर सबसे बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन योगी जी ने कहा है कि 1 साल दीजिए, सब कुछ ठीक कर देंगे।
इस भरोसे पे विश्वास है आपको? मान लीजिए 1 साल बाद नहीं ठीक होता है, फिर हम किसको ढूंढेंगे? ये तो पहले समय मांगा था 2 महीने का, पहले कहा कि कुछ और समय दीजिए। मैं ये कहता हूं कि जो व्यवस्था बनाना चाहते हैं कम से कम बताएं कि क्या व्यवस्था बना रहे हैं आप कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जी। और शायद ये जवाब उनका ये होगा कि समाजवादी सरकार में व्यवस्था ज्यादा खराब थी, हम तो हट गए, जनता ने हमें हटा दिया, हम तो विपक्ष में बैठ गए। हमने जो व्यवस्था दी थी 100 नंबर की, मैं कह सकता हूं अभी केंद्र के अधिकारी आए थे और देख करके गए हैं, उन्होंने कहा है कि इससे अच्छा रिस्पांस सिस्टम नहीं हो सकता जो 100 नंबर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई है। मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि प्रोफेसर वेंकट और उत्तर प्रदेश के तमाम ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों के सहयोग से ये व्यवस्था 100 नंबर की उत्तर प्रदेश में लागू है, जहां पर पुलिस आज भी, और अगर इसको और मजबूत कर दिया जाएगा, 15 और 20 मिनट में कहीं भी हो, गांव हो, शहर हो, पुलिस पहुंचती है, मौके पर मदद करने के लिए तैयार है। समाजवादी सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं अखिलेश जी, लेकिन आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी जिनको लेकर आप चुनावों में जनता के बीच गए थे, उनमें से अधिकतर पर योगी सरकार हथौड़ा चलाने के लिए तैयार है, उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं तो कहूंगा कोई अगर नोएडा में, अगर आपका स्टूडियो नोएडा में हो और अगर आप लखनऊ आना चाहोगे तो एक्सप्रेसवे से 5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। ये कहा गया था कि ये एक्सप्रेसवे चल ही नहीं रहा है, ये तो उद्घाटन ऐसे ही कर दिया। लखनऊ की मेट्रो पूरी बनकर के तैयार है, केवल केंद्र सरकार को उनका जो सिक्योरिटी और जो रेलवे डिपार्टमेंट उसको परमिशन देनी है, एनओसी देनी है। तो शायद मेट्रो की कोचेस तैयार हैं, 3 कोचेस आ चुके हैं, वो भी चालू हो जाएगी। तो हमारी कोई भी योजना रही होगी वो पूरे होने के आधार पर है। और जहां तक कुछ मंत्री हैं कुदाल चला रहे हैं, तोड़ नहीं पाए पत्थर, उन्हें ताज्जुब ये होता है कि ऊंची बिल्डिंग पर ये हेलीपैड क्यों बन गया। वो शायद बिल्डिंग लॉज नहीं जानते होंगे, शायद इसलिए उन्होंने कह दिया होगा कि ऊंची जगह पर ये हेलीपैड कैसे बन गया। कम से कम हमने नदी का किनारा दिया है यहाँ पर, जहाँ लोग घूम सकते हैं, जा सकते हैं। आजकल फ्लैट में जीवन जो जी रहे हैं उनको खुली हवा चाहिए, खुले जाने के लिए जगह चाहिए। कम से कम लखनऊ में बेहतरीन रिवर फ्रंट समाजवादी सरकार ने दिया है जी। अब उसको पूरा करना चाहिए और उसको जल्दी बनाना चाहिए। लेकिन रिवर फ्रंट तो दूर, घूमने वालों को डराने के लिए एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी गई है। एंटी रोमियो स्क्वाड के सामने कोई नदी का किनारा नहीं जा सकता है, कोई पार्क में नहीं जा सकता है। और फिर झाड़ू मार करके सरकार शुरू की, झाड़ू मारना कैसे सिखाया गया, झाड़ू मार मार के सबने दिखाया। हमारे देश की समस्या झाड़ू मारना नहीं है, हमारे देश की समस्या है कूड़े का कैसे इंतजाम किया जाए, कूड़े को कैसे हटाया जाए। हमारे देश की समस्या कूड़ा है, झाड़ू नहीं। झाड़ू तो लगता ही है, हर आदमी अपने घर में झाड़ू मारता है। यानी कि योगी जी जो झाड़ू लगा रहे हैं वो भी आपको पसंद नहीं आ रहा, सड़क पर छोड़ देता है जी। योगी जी ने भी झाड़ू लगाई है लखनऊ में, आपको पसंद नहीं आया क्या? नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगा मुझे जब लोग झाड़ू मार रहे थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू मार लेते हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अधिकारियों से बहुत झाड़ू लगवाता। ये सवाल झाड़ू मारने का नहीं है, सवाल झाड़ू मारने का नहीं है, सवाल यह है कि कूड़े का क्या कर रहे हैं आप, कूड़े का क्या करोगे। असली तो कूड़ा सवाल है। अब मैं आ जाती हूँ योगी जी पर, चूंकि सुबह 3:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक लगातार वो एक्शन में रहते हैं, ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले भी लिए गए। तो कम से कम 2 महीने में जो फैसले उनकी ओर से लिए गए हैं और जिस तरह का अब तक का कामकाज है, उस पर तो आपको पूरे नंबर देनी चाहिए योगी सरकार को। मैं जगने के लिए पूरा नंबर दे रहा हूं और जगाने के लिए भी पूरे नंबर दे रहा हूं। लेकिन जो अधिकारी और जो मंत्री दिन में सो जाते हैं उसके लिए कितने नंबर काट दूं मैं, ये बता दो मुझे आप। ये जो रात भर काम कर रहे हैं सुबह जल्दी उठ करके, दिन में मंत्री लोग सो रहे हैं। और अभी तो बजट नहीं पास हुआ है। अभी बजट जब पास नहीं हुआ है तो ये काम क्या कर रहे हैं।
अभी ये समाजवादी सरकार के जो कामकाज है उसी के बारे में जानकारी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं, क्योंकि अपना घोषणा पत्र तो लागू किया नहीं अभी इन्होंने। अभी अगर इनका कोई घोषणा पत्र है तो वो लागू तो हुआ नहीं है, बजट पास नहीं हुआ है जी। तो अभी तो हमारी सरकार के ही कामकाज को देख रहे हैं और फिर रात में जग रहे हैं। हम तो कहते हैं जल्दी, लोग तो ये मानते हैं कि जल्दी सो जाओगे तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, ये तो मंत्रियों का भी स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहेगा और अधिकारियों का भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बाद में काम कैसे करेंगे ये। चलिए, स्वास्थ्य को लेकर उम्मीद है आपकी बात योगी सरकार और उनके मंत्रियों तक जरूर पहुंचेगी कि रात भर अगर ऐसे कामकाज चलेगा तो दिन में सोएंगे अधिकारी। लेकिन अब मैं आ जाती हूं, चूंकि मौजूदा दौर में सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार आपका यानी कि यादव परिवार है और यहां पर मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनके मन में भी ये सवाल है, परिवार में सब ठीक ठाक चल रहा है ना? आपने इतना झगड़ा लगाया, सब परिवार छोटे हो गए। हमने झगड़ा कहां लगाया? हमने तो जो झगड़े की खबर आती थी उसको प्रमुखता से दिखाया। नहीं, आपने इतना टीवी पर झगड़ा दिखाया कि हमारे सब परिवार छोटे हो गए। अब सुबह 7 बजे ही झगड़े की खबर सामने आ जाती थी और दिन भर वही खबरें चलती थी। आप तो मीडिया पर भी आरोप लगा रहे हैं आजकल कि मीडिया ने आप लोगों को कम दिखाया। नहीं, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं इतना आपने टीवी पे दिखाया कि हमारा झगड़ा और बढ़ गया, अब सब परिवार छोटे हो गए हैं और अब तो सरकार नहीं, अब क्यों झगड़ा करेंगे? अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया, सरकार भी चली गई। आपके चाचा शिवपाल ने एक अलग पार्टी बनाई है जिसका मुखिया बना दिया है मुलायम सिंह यादव को, उसमें आपको जगह नहीं दी? कानूनी तौर से कोई पार्टी नहीं बन सकती है। जो इलेक्शन कमीशन है वो परमिशन नहीं देगा। अभी तो हमारे ही सदस्य हैं वो पार्टी के, विधायक भी समाजवादी पार्टी से हैं। आपको डराने के लिए वो पार्टी बनाए हैं? अब तो कुछ बचा ही नहीं, सरकार तो है ही नहीं, पार्टी भी छोटी हो गई। अब तो 2019 का चुनाव है केवल हमारे सामने। लेकिन अब लड़कर के क्या होगा? लेकिन झगड़ा तो मुखिया के पद को लेकर लड़ाई से उन्हें फायदा पहुंच गया जी, बीजेपी को लाभ हो गया, उनकी सरकार बन गई, अब तो सब खुश है। लेकिन चुनावों के पहले जब आपने अध्यक्ष पद हथिया लिया था अखिलेश यादव जी, उस वक्त आपने अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से यही कहा था कि 2 महीने हैं, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद अध्यक्ष का पद मैं वापस कर दूंगा। शिवपाल जी आजकल ये बातें लगातार गिना रहे हैं, लेकिन आप तो अध्यक्ष पद की कुर्सी पर एक बार बैठे और फिर ऐसा लग रहा है फेविकोल का जोड़ है, छोड़ेंगे ही नहीं। आपने एकदम ठीक कहा कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। हालांकि बात यह है, जो सच्चाई ये थी, हमने तो ये कहा था कि कोई इलेक्शन कमीशन न जाए और इलेक्शन कमीशन कोई न जाए तो मैं 3 महीने में रख करके वापस कर दूंगा ये जो कुछ मेरे पास है। लेकिन कोई माना ही नहीं, सब इलेक्शन कमीशन चले गए और फिर अगर मैं 1 तारीख को न बनता तो मुझे भी कोई आश्रम ढूंढना चाहिए था, मैं आश्रम में बैठ जाता जाकर के। राजनीति तो नहीं करता मैं। तो मतलब आपकी बातों से ये निचोड़ निकाला जाए अखिलेश यादव जी कि आजीवन अब अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे, मुलायम सिंह यादव के लिए उस कुर्सी पर कोई जगह नहीं है। नेताजी हमारे हमेशा संरक्षक रहेंगे और नेताजी पे समय समय पर हम जब कभी राय लेनी होगी राय भी लेंगे और जो नेताजी का निर्देश होगा वो भी मानते रहेंगे। नेताजी तो आपसे और अभी तो संस्था का अभियान चल रहा है जी। अभी मेरे हाथ में ही नहीं है कि मैं किसी को कुछ बना दूं, मेरे हाथ में ही नहीं है। मैं समझता हूं ये बात आपको जानना चाहिए कि मुझे कन्वेंशन ने बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिना कन्वेंशन हुए मैं हट नहीं सकता हूं। इसलिए अभी संस्था का कार्यक्रम चल रहा है जी। 30 सितंबर को चुनाव होना है और उस समय फिर कार्यकर्ता नेता चुनेंगे कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नहीं, आपकी इच्छा क्या है? अब हमारी इच्छा तो कुछ बची नहीं, सरकार है ही नहीं तो एक्सप्रेस वे बनाता मैं, 1-2 शहर में मेट्रो और बना देता। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूं जी। पूरे देश को बाहुबली 2 देखने के बाद ये तो पता चल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन पूरा देश आज भी इस सवाल के इंतजार में है कि योगी जी के शपथ ग्रहण के दौरान मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी के कान में क्या कहा था। मैं चाहूंगी जरा ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आज तो कम से कम इस बात का खुलासा कर ही दीजिए आप।
हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन आपने पूछा है, मैं जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का। यकीन कर लेंगे, आप बताइए। हालांकि मैं एक टीवी चैनल पे कह चुका था, लेकिन फिर भी मैं, आपने पूछा है तो मैं कहना चाहूंगा। नेताजी ने शायद यही कहा था कि मेरे बेटे से बच के रहना। अब आपने शायद लगा दिया है तो ये सवालों के घेरे में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मैंने सुना नहीं, नेताजी से मैंने पूछा नहीं, प्रधानमंत्री से पूछा नहीं, तो दोनों के बीच की बात है, मैं क्या कह सकता था। लेकिन चूंकि जब शपथ ग्रहण हो रहा था मैं वहां पर मौजूद थी, मैंने देखा बाद में आप हाथ पकड़कर नेताजी को पीछे से ले भी जा रहे थे अकेले, अखिलेश यादव जी, तो उस दौरान आपकी बातचीत तो हो रही थी, आपने पूछा नहीं कि मोदी जी से क्या कहा आपने, वो भी कान में इतने धीरे से? मैंने कहा जो मुझे समझ में आया मैंने अभी आपको बता दिया है जी। और बाकी क्या एक दूसरे ने बात कही होगी, सुनी होगी, तो मैं नहीं कह सकता हूं। चलिए ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने कहा वही नेताजी ने कहा होगा। चलिए अब मैं आ जाती हूं। अपर्णा यादव जी ने एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए कहा है कि जब से उन्हें हार मिली है एक बार भी आपने उनसे बातचीत नहीं की, और तकरीबन यही हाल शिवपाल यादव के साथ भी है। तो अखिलेश यादव इतने नाराज क्यों हैं? परिवार के बाकी लोगों को तवज्जो क्यों नहीं दी? मैं अपने आप से बात करूं कि नहीं करूं, मैं अपने आप से भी नहीं बात करता हूं आजकल। नहीं, चूंकि आपके परिवार की वो छोटी बहू हैं, वो सवाल पूछ रही हैं आपसे, तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अखिलेश जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? साउंड को लेस करिए। मेरी आवाज मिल रही है आपको? अखिलेश यादव से दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें साल 2012 में 224 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2017 में आकर बुरी तरह से हार जाती है और सिर्फ 47 सीटों पर वो जीत हासिल करती है, और वो भी तब जब उसका कांग्रेस के साथ होता है गठबंधन। अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती ये है साल 2019, चूंकि उनके पास सिर्फ 5 सांसद हैं, तो मोदी की जो लहर इस वक्त चल रही है पूरे देश में, उससे वो निपटेंगे कैसे? हालांकि सदस्यता अभियान लगातार उनकी ओर से चलाया जा रहा है। अखिलेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, मैं सुन सकता हूं जी। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछ लेती हूं, और ये सवाल है मायावती जी को लेकर। आप तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मायावती जी के साथ आपका गठबंधन हो जाए, लेकिन लगातार मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं, आपका बयान भी मैंने सुना है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बुआ और भतीजे के बीच में आ रही हैं। वो ताकतें कौन सी हैं अखिलेश जी? वो रक्षाबंधन वाली ताकतें हैं, जिन्होंने रक्षाबंधन मिलके बनाया था एक बार। नाम क्या है? ये जिन्होंने राखी बंधवाई थी वही ताकतें हो सकती हैं। हालांकि जहां तक समझौते की बात है अभी कह पाना मुश्किल है। अभी तो बसपा में ही झगड़ा हो गया, बसपा के ही लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, फोन टेप दिखा रहे हैं, आवाज सुना रहे हैं, तो अब कैसे समझौता होगा, बड़ा मुश्किल बात है। तो ये तो अच्छी बात है ना, आपके भी परिवार में झगड़ा, उनके भी परिवार में झगड़ा, फिर बाकी लोगों को किनारे करके आप दोनों एक साथ गठजोड़ कर लीजिए, ताकि 2019 में मोदी लहर जो है उसको कैसे रोकेंगे आप? हम नहीं रोक पाएंगे मोदी लहर को, तो उत्तर प्रदेश की जनता रोकेगी। और हम तो 5 ही सांसद हैं, हमारी कोई ताकत बहुत बड़ी नहीं है जी। कांग्रेस को सामने आना चाहिए, और दल है उनको सामने आना चाहिए, और जो जिम्मेदारी हमारी है उत्तर प्रदेश में हम तो काम करेंगे। और मैं समझता हूं जनता के बीच में ठीक बात रखी जाएंगी और हिसाब किताब 7 साल का रखा जाएगा, तो एक बार जनता फिर विचार करेगी कि किसको वोट दें। लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस बार अच्छे दिन वालों को वोट कम मिलेंगे, सबका विकास सबका साथ वालों को वोट नहीं मिलेगा। जिन्होंने गाय और भैंस में झगड़ा करा दिया उनको वोट नहीं देने वाली जनता। मतलब जिसका काम बोला उसको वोट मिलेगा, आप इस बात का दावा कर रहे हैं इस समय। कुछ सवाल हमारे बीच जो दर्शक है वो आपसे पूछना चाहते हैं। अशोक वानखेड़े जी का सवाल मैं आपसे ले लेती हूं। अखिलेश जी, इतनी बुरी तरह से हारे क्यों जब काम बहुत ज्यादा किया था? वोट तो हमें बहुत मिला है, लेकिन हमारा जीत वाला वोट कम रह गया। हम इस बार सोचते थे कि काम से लोग वोट देते हैं, और मैंने अपने चुनाव में विकास को गोंद समझा, विकास को फेविकॉल समझा, विकास को मैंने समझा कि लोग मदद करेंगे जी। लेकिन लोगों ने धर्म और जात को ज्यादा वोट दे दिया, गाय और भैंस के झगड़े को वोट दे दिया, कब्रिस्तान और शमशान को लेकर के वोट दे दिया,
और स्लॉटर हाउस, अरे अभी तो एक्सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि एक्सपोर्ट बंद कर दें बिल्कुल। यहां कुछ कट्टे वाले स्लॉटर हाउस नहीं चलने चाहिए। उन्होंने मुर्गे और बकरे की दुकान भी बंद कर दी। तो चुनाव यूपी का शमशान पर था, कब्रिस्तान पर था, गाय और भैंस पर था। विकास पे हुआ ही नहीं, जात और धर्म का वोट था। इन्होंने तमाम मुख्यमंत्री बना करके हेलीकॉप्टर देकर के जनता में घुमाया जी, और सबको कहा कि सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हर जात के लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सोचो हम विकास लेकर के चले और ये जात के मुख्यमंत्री लेकर के चले, तो विकास इस बार हार गया, जातिवादी और धर्म वाले लोग जीत गए। सर अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है अखिलेश जी। मेरी खुद की रिपोर्ट थी जो मैंने दिखाई थी एबीपी न्यूज पर। बहराइच के मटेरा से आपके विधायक हैं यासिर शाह, उनके गांव में मैं गई थी बिजली पर रिपोर्ट करने के लिए। वहां पर गांव वालों से बातचीत में कहा गया कि चूंकि वो मुस्लिम है, मुस्लिम बहुल इलाकों को बिजली दे दी गई और जो हिंदू बहुल इलाके थे वहां पर बिजली नहीं पहुंचाई गई। ऐसे 5 गांवों को मैंने कवर किया था। तो यही काम तो आपकी सरकार भी कर रही थी। जो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो गांव पहले से मैंने पूरी एक किताब बनाई थी किस गांव में बिजली कब पहुंचनी है, और ये कई बार योजना के अंतर्गत जो गांव आते हैं उनको बिजली पहले लगाई जाती है, मजरों को बिजली बाद में। आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मजरे होंगे जिनमें बिजली नहीं पहुंच पाई होगी, जिनको पहुंचाना है, जिसका कार्यक्रम चल रहा है। हम तो कहते हैं बनारस में हमने 24 घंटे बिजली दी, हम कैसे तय कर लेंगे कि हिंदू को गई कि मुसलमान को गई? वहां के लोग कह रहे थे, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा। मजरे छूट जाते हैं जी जी। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी कुछ सवाल इस वक्त आ रहे हैं, मैं चाहूंगी आप उसका भी जवाब दें। मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी हैं झांसी से, ये सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश जी आपका पिताजी और चाचा जी से समझौता अब तक नहीं हुआ है, अब तो खाली समय है, गर्मी की छुट्टी भी है, 5 साल आसानी से कटे, इसलिए समझौता ही कर लीजिए। हालांकि गर्मियों की छुट्टी में लोग सर्दी वाली जगह जाते हैं, लोग गर्मियों की छुट्टी में सर्दी वाली जगह जाते हैं, लेकिन अभी मैं छुट्टी में गया था ओरछा में और झांसी में और दतिया में गर्मी वाली जगह गया था। ये भी बता दीजिए कि जो रथ आपने तैयार किया था यूपी में घूमने के लिए, उस रथ को आप घूमने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप गर्मी की छुट्टियां बताने के लिए, जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताइए, जिस बस से होकर आप आए हैं ओरछा। मैं तो अपने पार्टी के कार्यक्रम में गया था जी, और घूमने गया था, देखने गया था कि क्या जनता चाहती है। मैं जानकारी हासिल करने गया था कि क्यों हार गए हम लोग। और जहां तक घर की बात है जी, ये जिनसे जैसे संबंध हैं वह बने रहेंगे, लेकिन राजनीतिक लड़ाई अलग तरह की है। मैं तमाम अपने कार्यकर्ता, विधायक और सांसदों को नहीं छोड़ सकता हूं जी। हमसे कोई कहे कि आपको ये चीज छोड़नी है तो मैं छोड़ दूं, चलो अपने लिए, लेकिन तमाम विधायक, तमाम सांसद, तमाम कार्यकर्ता, उनको मैं कैसे छोड़ दूं? शायद ये हमारे झांसी वाले नौजवान ये बात समझेंगे। और इसी वजह से रथ बस में तब्दील हो गई और फिर वो ओरछा के लिए निकल गई। खैर आगे बढ़ते हुए, चूंकि मायावती जी की मैं बात कर रही थी, राज्यसभा का कार्यकाल भी उनका खत्म हो रहा है, आपकी बुआ भी हैं, आप चाहते भी हैं उनसे दोस्ती मजबूत करना 2019 के लिए, तो राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है? कोई हमसे मांगेगा तभी तो हम विचार कर सकते हैं। अभी तो हमारे ही बहुत रिटायर हो रहे हैं, हमारे लोग ही झगड़ा ज्यादा करेंगे। अगर वो मांगती हैं तब तो समर्थन के लिए आप तैयार हैं ना? दुनिया में जब तक कोई मांगे नहीं तो कोई देने वाला भी नहीं होता है। तो आप उनसे समर्थन मांग ही लीजिए 2019 के लिए, एक साथ आप दोनों लोग फिर आगे बढ़िए। बार बार आप लोग ये कहते हैं सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, और अब तो 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में लालू जी भी रैली करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, उसमें भी पहुंचेंगे क्या आप? नहीं, मुझे तो अगर कोई बुलाएगा तभी तो जाएंगे, कोई बुलाया ही नहीं है तो कैसे चला जाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है, कुछ और सवाल आ रहे हैं, वो मैं ले लेती हूं। यूसुफ अंसारी साहब हैं, वो पूछ रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की जगह आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बन गए, मुलायम सिंह जी समाजवादी खेमे की तरफ से हमेशा से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे हैं, क्या ये भी जगह अब आप ले लेंगे उनसे? हमारी पार्टी के तो 5 सांसद हैं,
अभी तो हमें संख्या बढ़ानी है और प्रधानमंत्री का सपना तो वो देख सकता है जिसके पास सीटें ज्यादा हों। कांग्रेस प्रधानमंत्री का सपना देख सकती है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री वो सपना देख सकते हैं, हम थोड़ी देख सकते हैं। हम पे तो 5 ही सांसद हैं। 2019 सपना के दिखाएं लिए या खुद देखें। अखिलेश यादव की ओर से यानी कि आपकी पार्टी की ओर से पीएम के चेहरे के रूप में किसको समर्थन दिया जाएगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, और आप अपने आप को तो थोड़ी देर के लिए अलग कर रहे हैं, तो फिर इन तीनों में से कौन सा नाम हो सकता है? हालांकि राहुल गांधी हमारे अच्छे परिचय के हैं, दोस्त भी, हमने साथ भी काम किया है। ये तो सभी दिल के लोगों को मिलकर के तय करना पड़ेगा, ये मैं तय नहीं कर सकता हूं। ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बड़ी है। कांग्रेस की जिम्मेदारी बड़ी है। अब चलिए आखिरी सवाल, और इसका संक्षेप में मैं आंसर चाहूंगी आपसे। पंक्चर पड़ी साइकिल को कैसे ठीक करेंगे आप? क्या है तैयारी? हमारी साइकिल तो ऐसी है कि अगर हम कंधे पे भी रख के ले जाएंगे तो हमारी साइकिल चली जाएगी, हमें पंचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो ऐसे नहीं है कि बिना हैंडल छोड़ करके पैडल मारते हुए साइकिल ले जाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव। साइकिल का जमाना आने वाला है। जी, साइकिल का जमाना आने वाला है, आप ये कह रहे हैं। जिनको स्वस्थ रहना है वो साइकिल चलाएं, जिनको देश को आगे बढ़ाना है वो साइकिल पे आएं। शिवपाल जी को कहां बैठाएंगे, आगे की सीट पे या पीछे? वो अपना तय करें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। आप बहुत नाराज हैं उनसे, मानेंगे कभी नहीं अपनी चाचा से, मतलब आपकी बातों से लग रहा है। अब मैं तो किसी से नाराज हो ही नहीं सकता हूं, ये लड़ाई दूसरी तरह की है। विधानसभा के अंदर भी आप बिल्कुल बातचीत नहीं कर सकते। आपको नहीं पता, लोग मुझे औरंगजेब कह रहे थे, लोग मुझे जाने क्या क्या कह रहे थे। कितने देश के नेता होंगे जिनको औरंगजेब कहा गया होगा। और प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कह दिया था कि जो पिताजी का बेटा नहीं है वो जनता का क्या होगा। तो सोचो, ये चिंता थी उन्हें हमारे घर की। तो आपके घर की चिंता तो पूरा देश करेगा ना, इतना बड़ा राजनीतिक परिवार है आपका, और अगर 5 सांसद आपके हैं तो वो सब यादव परिवार से हैं, तो इसलिए सवाल तो पूछे जाएंगे अखिलेश। तो अगर किसी को चिंता है तो हमारा साथ दे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव, एबीपी न्यूज के इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।